हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं पूजा। आज आप लोगों के बारे में जीनियस की एक स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ। आज मैं किसी ऐसे जीनियस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि सदी के महान जीनियस हैं। उनका परिभाषी जो है उन्हें हम जीनियस इक्वल टू अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। उसके पहले मैं उनके बारे में कुछ बात करूं, उससे पहले मैं एक ब्यूटीफुल थॉट आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। उनका कहना था, जीनियस के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, कि स्कूल में जो पढ़ाया गया था उसे भूलने के बाद जो बाकी रह जाता है वही शिक्षा है। जी हाँ, हम लोग भी स्कूल जाते हैं। अगर उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम लोग भी स्कूल जाते हैं तो क्या जो टीचर पूरा लेक्चर देता है 45 मिनट्स में, क्या हम पूरा याद कर पाते हैं? जी नहीं। लेकिन जब उसे घर पे आके कुछ रिकॉल करते तो ज़रूर कुछ ऐसी बातें होती है जो इम्पोर्टेंस होता है, कंक्लूजन के तौर पे हम अपने पास रखते हैं और उसको हम एक एक्सपीरियंस के तौर पे हो पूरी ज़िंदगी उस वर्ड को हम कभी भूल नहीं पाते। जो वो हम खुद से सीखते हैं, जो खुद से अपनी इच्छा से सुने हुए शब्द होते हैं, उसे कभी हम भूलते नहीं हैं। जी हाँ, आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ कि उनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो डेथ है 18 अप्रैल 1955 में हुआ था। महज उनका उम्र उस वक्त 76 वर्ष था। उनका जो आवास था वो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, वर्तमान चेक गणराज्य है, बेल्जियम संयुक्त राज्य जो है, ठीक है। नागरिकता भी उनका वुटेनबर्ग जर्मनी में ही था 1879 से 1896 तक। शिक्षा उन्होंने ETH ज्यूरिख और ज्यूरिख विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। प्रसिद्धि कारण उनका था सापेक्षता और विशिष्ट अपेक्षिकता के कारण, प्रकाश, वैद्युत और प्रभाव के कारण, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, ब्राउनियम गति के कारण वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। जीवन साथी उनका 2 शादी हुआ था। पहली शादी उनका मिलेवा मेरिक से हुआ था, 1903 से 1919 तक उनके साथ हो रहे। फिर दूसरा जो है एल्सा आइंस्टाइन 1919 से 1936 तक। उनका पुरस्कार जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था, 1921 में मिला था। और उनमें शामिल जो था उनको पुरस्कार में मेटयुक्सी पदक था 1921, कोपले पदक 1925, मैक्स प्लैंक पदक 1929 और टाइम सदी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति 1999। आइंस्टाइन के बारे में मैं शुरू करने से पहले एक और थॉट आपको बता देती हूँ, जो कि उन्होंने खुद ही कहा है कि आज मूर्खता और निपुणता में अंतर ये है कि निपुणता अपनी सीमा तय की हुई होती है। निपुणता की सीमा होती है परंतु मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, आज मैं आइंस्टाइन जीनियस के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बता दूँ उनका जीवनी के बारे में से शुरू करती हूँ। बचपन और शिक्षा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में वुटेनबर्ग एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी माँ पॉलिनी आइंस्टाइन थी। हालांकि आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। वो मंद बुद्धि थे, मंद कह ले या मूर्ख कह ले, वो मूर्ख बुद्धि के ही थे। लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीख ली। 1880 में उनका परिवार म्यूरिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड सी नामक कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी। और इसने म्यूनिख मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंध किया था। उनका परिवार, जैसे कि मैंने अभी बताई आपको, कि यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टाइन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी माँ के कहने पर उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। उन्हें पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें
मोजार्ट के सारंगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूरिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुए नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टाइन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक तंगी भी थी उनके पेरेंट्स की। वो जगह जगह अपनी रोजी रोजगार चलाने के लिए बहुत सारी जगह भी चेंज की है। इसमें आइंस्टाइन की एजुकेशन की बात की ही नहीं जा सकती। उसमें उनका एजुकेशन बहुत प्रभावित हुआ था और पहले से भी वो इतने तेज तराज तो थे नहीं। आइंस्टाइन परिवार इटली चले गए, जहाँ वे सबसे पहले मिलान और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर गए। 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईथर की अवस्था की जांच शीर्षक के एक साथ लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने एक ज्यूरिख स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, बाद में एडन चार्ल्स से टेक्निसे होचचुले एटीचीएच के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिक और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किए। पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के औरो में गर्बियन कैंटोनल स्कूल जो है, इसको व्यायामशाला बोलते हैं, मैं अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोस्ट जो थे, बिंटेलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें बिंटेलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया था। आइंस्टाइन की भावी पत्नी एक 20 वर्षीय सर्बिया जिसका नाम मिलेवा मेरिक है, ने भी इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिक खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टाइन और मारी की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्हें 78 भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टाइन की एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1919 में आइंस्टाइन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और संघीय शिक्षक डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जो मिलेवा मेरिक थी, वो आइंस्टाइन से भी बहुत तेज थी। बहुत सारा अपने एक सहपाठी होने के साथ, एक फ्रेंड होने के साथ, एक प्रेमिका होने के साथ, एक वाइफ होने के साथ उन्होंने बखूबी अपना 100% दिया। आगे मैं इनकी स्टोरी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर सुनिएगा और आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इनकी मैं मैरिज और चाइल्ड के बारे में बात कर लूँ। आइंस्टाइन मारी के बीच शुरुआती पत्राचार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसेल है, जिसका नाम 1902 की शुरुआत में नॉर्विच साइड में हुआ था, जहां मारिक अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मारिच बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसकी असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टाइन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में और स्कारलेट ज्वर से मर गया था। आइंस्टाइन और मारिक ने जनवरी 1903 में शादी की। 1903 में मई 1904 में उनके बेटे हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टाइन का जो मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एल्सा था। यह जानने के बाद कि मारिक अपने बेटों के साथ ज्यूरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया, जो कि मुझे भी जब इनकी हिस्ट्री जानी तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रॉपर एक सच्चे दिल से इनके साथ रिश्ता निभाई और इनका बहुत साथ दिया था। इनकी हर सिद्धांत को प्रूफ करने में, खोजने में इनकी बहुत सारी मदद की थी, जो कि इनको भी उसको ऐसे वक्त पे छोड़ा था जब उसका खुद कोई सहारा नहीं था और ये दूसरा शादी कर लिए थे। 20 वर्ष की आयु में एडवर्ड का टूटना हुआ और सिजोफ्रेनिया का निदान किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की
और वह कई समय तक शरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से प्रतिबद्ध हो गई। 1915 में सामने आए पोद्दार आइंस्टाइन ने अपने शुरुआती प्रेम मैरी विंटेलर को अपनी शादी और उनके लिए अपनी मजबूत भावनाओं के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा, जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतनी दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मैरी के प्रति अपने प्यार के बारे में, एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की। गुमराह प्यार, वैसी पत्नी को इन्होंने गुमराह प्यार कहा। हालांकि ये बहुत जीनियस थे पढ़ने में और इनको जीनियस बनाने में इनकी पत्नी का बहुत हाथ था, लेकिन फिर भी उसको इन्होंने गुमराह प्यार बताया। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टाइन ने 1919 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। वह पहले चचेरी बहन थी। इन्होंने अपनी बहन से ही शादी किया था, चचेरी बहन से। दूसरे चचेरे बहन वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एल्सा को हृदय और गुर्दे की समस्याओं का पता चला और दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। जो उनकी दूसरी पत्नी थी एल्सा, उनकी भी 1936 में मृत्यु हो गई थी। 1923 में आइंस्टाइन की बेटी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया, जो एक करीबी दोस्त हंस मूसाम की भतीजी थी। अब आते हैं इनकी जो महिलाओं के बारे में वर्णन किया था। आइंस्टाइन ने 6 महिलाओं का वर्णन किया अपनी स्टोरी में, जिनमें शामिल है मार्गरेट लेवाच, एक गोरा ऑस्ट्रियन, स्टेला कार्डजेन बेलोजेन, एक फूल व्यवसाय के धनी मालिक, टोनी मेंडल, एक धनी यहूदी विधवा, और एथिल माइनोवस्की, एक बर्लिन सोशलाइट, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एल्सा से शादी करते हुए उपहार मिला। बाद में अपनी दूसरी पत्नी एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन मार्गरीटा कोनेकोवा के साथ संक्षिप्त रिश्ते में थोड़े दिन के लिए थे। वह एक विवाहित रूसी महिला और जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सेर्गेई कोनेनकोव से शादी की, जिसने आइंस्टाइन के कांस्य अर्ध प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया था। अब इनका वैज्ञानिक कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक, 150 से गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। 1965 के अपने व्याख्यान में ओपेनहाइमर ने उल्लेख किया कि आइंस्टाइन के प्रारंभिक लेखन में कई त्रुटियां होती थी, जिसके कारण उनके प्रकाशन में लगभग 10 वर्षों की देरी हो चुकी थी। एक आदमी जिसकी त्रुटियों को ही सही करने में एक लंबा समय लगे, कितना महान होगा। आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना महान थे। लेकिन ये भी माना जाता है कि जीनियस इक्वल टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, जिनमें बोस आइंस्टाइन के आंकड़े, आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर और अन्य कई आदि शामिल थे। अभी मैं फिर से एक आपके सामने थॉट बोलने जा रही हूँ, क्योंकि आप सुनते सुनते कहीं बोर ना हो गए हों। वो मेरी खुद की थॉट नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की है। उन्होंने कहा, मुझे कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मुझ में कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, सिर्फ जुनूनी और जिज्ञासु हूँ। अब हम बात कर लेंगे ऊष्मा गतिकी, स्थिरता और सांख्यिकीय भौतिकी में इनका क्या योगदान है। सन 19 में अनालेन डेर फिजी को प्रस्तुत आइंस्टाइन को पहला शोध पत्र केशिका आकर्षण पर था। यह 1901 में केशिक तत्व घटना से निष्कर्ष और शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया। 1902 से 1993 में प्रकाशित 2 पत्र ऊष्मा और गतिकी पर परमाणुवीय घटना की व्याख्या सांख्यिकीय के माध्यम से करने का प्रयास किया। यही पत्र 1905 के ब्राउनियम गति पर शोध पत्र के लिए नींव बने, जिसमें पता चला कि अणुओं की उपस्थिति हेतु ब्राउनियन गति को ठोस सबूत की तरह उपयोग किया जा सकता है। 1903 और 1904 में शोध मुख्य रूप से प्रसार घटना पर परिमित परमाणु आकार का असर पर भी संबंधित रहे। इनका योगदान है और इनका जो सिद्धांत था
उसकी बात करने से पहले एक और मैं इनकी थॉट आपके सामने पेश करना चाहूँगी। तर्क आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, लेकिन जो कल्पना है आपको हर जगह ले जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ तर्कवादी नहीं बनना है कि आप जितना तर्क करेंगे उतना ही जानेंगे, लेकिन आप जैसे बड़े ख्वाब जो देखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए हमेशा और लंबी रेस का घोड़ा बनिए और लंबा तर्क कीजिए ही कीजिए, लेकिन ख्वाब बड़ा देखना नहीं छोड़िए। इनके कहने का मतलब यही था। सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। उन्होंने बताया कि जो कि हरमन मिन्कोवस्की के अनुसार अंतरिक्ष से अंतरिक्ष समय के बीच बारी बारी से परिवर्तनहीनता के सामान्यीकरण के लिए जाना जाता है। अन्य सिद्धांत जो आइंस्टाइन द्वारा बनाए गए और बाद में ही सही साबित हुए, बाद में समानता के सिद्धांत और क्वांटम सांख्य के संपूर्ण और सामान्यीकरण के सिद्धांत शामिल थे। इनकी सापेक्षता के सिद्धांत और में और क्या क्या था, तो सापेक्षता के सिद्धांत और E=mc² इन्होंने दिया था। आइंस्टाइन के चलित निकायों के बिजली का गति विज्ञान पर शोध पत्र 30 जून 1905 को पूर्ण हुआ और उसी वर्ष की 26 सितंबर को प्रकाशित हुआ। यह बिजली और चुंबक के मैक्सवेल के समीकरण और यांत्रिकी के सिद्धांत, प्रकाश की गति के करीब यांत्रिकी में बड़े बदलाव के बीच सामंजस्य निश्चित करता है। यही बाद में आइंस्टाइन सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के रूप में जाना गया, जिसका निष्कर्ष था कि समय अंतरिक्ष ढांचे में गतिशील पदार्थ धीमा और संकुचित गति की दिशा में नजर आता है। जब इस पर्यवेक्षक के ढांचे में मापा जाता है, इस शोध पत्र में यह भी तर्क दिया कि लुमिनिफेरस ईथर उस समय पर भौतिक विज्ञान में सबसे अग्रणी सिद्धांत का विचार जरूरत से ज्यादा था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अपने शोध पत्र में आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता समीकरणों से E=mc² को निर्मित किया। 1905 से आइंस्टाइन की सापेक्षता में कई शोध वर्षों तक विवादास्पद बना रहा। हालांकि इसे कई अग्रणी भौतिकविदों जैसे कि मैक्स प्लैंक द्वारा स्वीकार भी किया गया। जैसे इन्होंने दिया था फोटोन और ऊर्जा क्वांटा। 1905 के एक पत्र में आइंस्टाइन बताया कि प्रकाश स्वतः ही स्थानीय कणों क्वांटम के बने होते हैं। आइंस्टाइन के प्रकाश क्वांटम परिकल्पना को मैक्स प्लैंक और नील्स बोर सहित लगभग सभी भौतिकविदों ने स्वीकार कर दिया है। रॉबर्ट मिल्किन की प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विस्तृत प्रयोग तथा कॉम्पटन बिखरने के माप के साथ यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से 1919 में स्वीकार कर लिया गया। आइंस्टाइन ने यह निष्कर्ष निकाला कि आवृत्ति जो है F की प्रत्येक लहर ऊर्जा HF के प्रत्येक फोटानों के संग्रहण के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहां H जो है प्लैंक स्थिरांक है। उन्होंने इस बारे में और अधिक नहीं बताया क्योंकि वो आश्वस्त नहीं थे कि कैसे कण लहरों से संबंधित है। उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इस परिकल्पना को कुछ प्रयोगात्मक परिणामों द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे ही बाद में विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। क्वांटम परमाणु कंपन जो है वो क्या है मैं बता देती हूँ। जो 1907 में आइंस्टाइन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया। प्रत्येक परमाणु एक जाली संरचना में स्वतंत्र रूप से दोलन करता है। उन्होंने यही बताया 1907 में। आइंस्टाइन मॉडल में प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से दोलन करता है। आइंस्टाइन को पता था कि वास्तविक दोलनों की आवृत्ति लगभग होती है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का प्रस्तावित किया क्योंकि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन था कि कैसे क्वांटम यांत्रिकी पारंपरिक यांत्रिकी में विशिष्ट गर्मी की समस्या को हल कर सकता है। पीटर डीबाई ने इस मॉडल को पुरस्कृत किया था। उन्होंने जनवरी 1933 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मिलिकन और जॉर्ज लैमेत्रे के साथ आइंस्टाइन का जो है भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में चर्चा किया गया था। उस वक्त 1917 में आइंस्टाइन ने समग्र रूप से ब्रह्मांड की संरचना में सापेक्षता की सामान्य सिद्धांत को लागू किया। सबसे बड़ा इनका सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, उन्होंने पाया, और उसी सिद्धांत की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे।
सामान्य क्षेत्र समीकरणों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की थी जो गतिशील था, या तो संकुचन या विस्तार। चूंकि गतिशील ब्रह्मांड के लिए अवलोकन संबंधी प्रमाण उस समय ज्ञात नहीं थे, आइंस्टाइन ने एक स्थिर ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करने की अनुमति देने के लिए क्षेत्र समीकरणों के लिए एक नया शब्द ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक प्रस्तुत किया। इन्होंने ही ब्रह्मांड बताया कि ये ब्रह्मांड शब्द का पहला जो वर्ड है इन्हीं ने बताया था कि ब्रह्मांड नाम का कोई चीज भी है दुनिया में। इन वर्षों में मंच के सिद्धांत के आइंस्टाइन की समझ के अनुसार संशोधित क्षेत्र समीकरणों ने बंद वक्रता के एक स्थिरांक ब्रह्मांड की भविष्यवाणी की। इस मॉडल को आइंस्टाइन वर्ल्ड या आइंस्टाइन स्थिर ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। इनका कुछ मैं गैर वैज्ञानिक विरासत के बारे में भी बता देती हूँ। इनका एक निजी पत्र था। यात्रा करते समय आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी एल्सा तथा दत्तक पुत्री कदमुनी मार्गरेट तथा इल्से के लिए पत्र लिखा करते थे। ये पत्र द हिब्रू यूनिवर्सिटी में देखे जा सकते हैं। मार्गरेट आइंस्टाइन ने इन निजी पत्रों को जनता के लिए उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी, लेकिन साथ ही अनुरोध किया कि उसकी मृत्यु के बाद यानी कि 20 साल बाद तक ऐसा नहीं किया जाए। उनकी मृत्यु 1955 में हो गई। आइंस्टाइन ने ठठेरे प्लम्बर यानी कि ठठेरे मतलब प्लम्बर होता है के पेशे में अपनी रुचि व्यक्त की थी और प्लम्बर स्टीम फिटर्स यूनियन का एक मानद सदस्य बनाया गया था। हिब्रू यूनिवर्सिटी का अल्बर्ट आइंस्टाइन अभिलेखागार की बारबरा वोल्फ ने BBC को बताया कि 1912 और 1955 के बीच लिखे निजी पत्राचार के लगभग 3500 पत्र हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर से भी इनका मुलाकात हुआ था 1913 में। इनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा कर देती हूँ। इनके व्यक्तिगत जीवन, नागरिक अधिकारों के समर्थक थे ये। आइंस्टाइन एक भावुक प्रतिबद्ध जातिवाद विरोधी थे और प्रिंसटन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल NAACP संस्था के सदस्य भी थे, जहां उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के लिए अभियान में हिस्सा भी लिया था। वे जातिवाद को अमेरिका की सबसे खराब बीमारी मानते थे, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अपनी भागीदारी के समय वे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता W.E.B. डू बोइस के साथ जुड़ गए और 1951 में उनके एक मुकदमे के दौरान आइंस्टाइन की एक गवाह होने की पेशकश की तो न्यायाधीश ने मुकदमे को खारिज करने का फैसला किया था। 1947 की बात है। और 1946 में क्या हुआ, मैं आइंस्टाइन ने पेंसिल्वेनिया में लिंकन विश्वविद्यालय का दौरा किया, जो कि एक ऐतिहासिक अश्वेत महाविद्यालय था। पहले बता चुकी हूँ कि वो जाति विरोधी थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये विद्यालय किसका है। वहाँ उन्होंने एक मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि अफ्रीकी अमेरिकियों को कॉलेज डिग्री देने के लिए संयुक्त राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। आइंस्टाइन ने अमेरिका में नस्लवाद के बारे में भाषण दिया। उनका कहना था कि मेरा इसके बारे में चुप रहने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसटन के एक निवासी याद करते हैं कि आइंस्टाइन ने कभी काले छात्रों के लिए कॉलेज की शिक्षा के शुल्क की भुगतान भी किया था। पुरस्कार और सम्मान के बारे में मैं बात करती हूँ। जो आइंस्टाइन ने कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए और 1922 में उन्होंने भौतिकी में सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और विशेषकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1921 में कोई भी नामांकन अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित मापदंडों में खरा नहीं उतरे तो 1921 का पुरस्कार आगे बढ़ा और 1922 में आइंस्टाइन को इसे सम्मानित किया गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली पार्ट देखने के लिए ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जीनियस थे, उनकी लास्ट एक थॉट से मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि कमज़ोर नज़रिया कमज़ोर चरित्र बना जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं चतुर हूँ, बस मैं समस्याओं के साथ वक्त ज़्यादा बिताता हूँ। जी हाँ, आप भी अगर अपनी समस्याओं में रह के उसका समाधान ढूंढेंगे तो आप बेहतर ढूंढेंगे और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, किसी भी समस्या से बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें यथास्थिति रहते हुए अपनी कंक्लूजन निकालना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए कि क्या बेहतर से बेहतर समाधान हो सकते हैं।
तो चतुर होना भी बहुत अच्छी बात है। बस जो अपनी समस्या से भग गए वो कभी कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना करेंगे, ना उसका समाधान ढूंढेंगे। इसलिए हर एक समस्या एक नई ऊर्जा का, एक नई चीज़ों को खोज करने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करती है। इसलिए अपनी समस्याओं से कभी भी पीछा ना छुड़ाएं। समस्या को समझते हुए यथासंभव अपना समाधान ढूंढिए। और समस्या ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस उसी को बोलते हैं कि समस्या जो हमारा होता है वो खुद का ज्ञान होता है। समस्या से हम जो सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वही सच्ची शिक्षा है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट इसके बारे में पार्ट 2 लेकर आऊँगी और उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इनके कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊँगी।